राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बिहार जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार राज्य में अब शराब बेचने वालों की खैर नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब माफिया पर कड़ा रुख कर लिया है। राज्य में अब शराब धंधेबाजों की खैर नहीं। मद्य निषेध से संबंधित बैठक में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि विशेष ड्राइव चलाकर शराब के डिस्ट्रीब्यूशन एवं सप्लाई चेन सिस्टम को ध्वस्त करें। शराब के धंधे में लिप्त बड़े लोगों की गिरफ्तारी करें। असली धंधेबाज को पकड़ने में सख्ती दिखाएं। साथ ही शराब की तस्करी वाले मार्गों को चिन्हित कर उस पर विशेष निगरानी रखें। बॉर्डर एरिया पर विशेष नजर रखें। उन्होंने निर्देश दिया कि शराबबंदी के पूर्व जो शराब के व्यवसाय से जुड़े थे, अब वे किस कार्य में लगे हैं, उन पर विशेष नजर रखें। हाई स्कूल और कॉलेज खुलने के बाद बच्चों और शिक्षकों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए शिक्षा विभाग सतर्क हो गया है। अब हाई स्कूल सहित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, कोचिंग संस्थानों तथा छात्रावासों के विद्यार्थियों, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की कोरोना की रैंडम जांच कराई जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को पत्र भेजा है। मुंगेर के स्कूल में 25 बच्चों व गया के स्कूल में हेडमास्टर के संक्रमित मिलने के बाद विभाग ने रैंडम जांच का निर्णय लिया है। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री चैतन्य प्रसाद, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष वर्मा एवं पटना प्रमंडल के आयुक्त श्री संजय अग्रवाल ने नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड के मोतनाजे में गंगा जल उद्भव योजना पाइपलाइन की कार्य प्रगति का निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पटना जिले के बख्तियारपुर में महान स्वतंत्रता सेनानी कविराज स्वर्गीय राम लखन सिंह वैद्य, शहीद मोगल सिंह, स्वर्गीय शिलभद्र याजी, स्वर्गीय डूमर सिंह एवं शहीद नाथून सिंह यादव की आदमकद प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री कुमार रवि एवं जिलाधिकारी श्री चंद्रशेखर सिंह द्वारा इसका निरीक्षण किया गया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सहरसा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के तत्वावधान में आयोजित भूकंप रोधी भवन निर्माण विषय पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला के समापन के बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। अररिया के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत सार्वजनिक जल संरचना, पोखर, तालाब, कुआं, चापाकल, सोख्ता निर्माण, मनरेगा, पैन, जैविक खेती और टपका सिंचाई आदि के जीर्णोद्धार तथा कार्यों की प्रगति के संबंध में पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समस्तीपुर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर राजकीय समारोह आयोजन से संबंधित बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने हेलीपैड निर्माण, सड़क मरम्मति, यातायात व्यवस्था, मेडिकल टीम एवं सर्वधर्म प्रार्थना आमंत्रण पत्र से संबंधित दिशा निर्देश दिए। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री बाबू राम की अध्यक्षता में भूमि विवाद से संबंधित मामले एवं शराबबंदी अभियान के तहत की गई कार्रवाई की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बेतिया के जिलाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। बक्सर के जिला पदाधिकारी अमन समीर ने DRDA की सभी योजनाओं की गहन समीक्षा सभागार में उपस्थित कर्मियों तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ की। उन्होंने विशेष रूप से सामुदायिक शौचालय के निर्माण कार्य में गति लाने का सख्त निर्देश दिया। भोजपुर के जिला पदाधिकारी ने आरा सहित पुरवारी गुमटी के नजदीकी निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित एजेंसी NHAI, गुलजारबाग पटना संबंधित संवेदक व कार्यपालक अभियंता, शाहाबाद पथ प्रमंडल एवं सदर अनुमंडल पदाधिकारी उपस्थित थे। आप इंतजार करें, कहीं जाए नहीं, हम जल्द लौट कर करके आते हैं, फिर से आपसे बात करने।
राष्ट्रीय सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक तरफ देश में कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं और इसके साथ जल्द ही देशवासियों को वैक्सीन मिलने जा रही है, तो वहीं एक दूसरे खतरे ने देश में अपना सिर उठाना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है बर्ड फ्लू। जी हाँ, देश के कई राज्यों में इसकी पुष्टि की गई है, जिनकी संख्या 8 बताई जा रही है, जिनमें है उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात। इस बीच देश की राजधानी दिल्ली के जसोला में एक जिला पार्क में पिछले 3 दिन में कम से कम 24 कौवे मृत पाए गए और प्रसिद्ध संजय झील में 10 बतखों की मौत हो गई है, जिसके बाद शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बर्ड फ्लू की दहशत को देखते हुए दिल्ली में जीवित पक्षियों के आयात पर रोक लगा दी है और साथ ही गाजीपुर मुर्गा मंडी को अगले 10 दिन तक बंद रखने का आदेश दिया है। बता दें कि पंचकुला के खेड़ी और गनौली गाँव में 2 मुर्गा मंडी में बर्ड फ्लू के विषाणु मिले थे, जिसको देखते हुए हरियाणा के पशुपालन मंत्री ने शुक्रवार को कहा था कि 5 मुर्गा मंडी में 1,66,128 पक्षियों को मारा जाएगा और उनके मालिकों को 90 रुपए प्रति पक्षी के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पंचकुला में लगभग 4 लाख पक्षियों की मौत हो चुकी है और दिल्ली सरकार ने बर्ड फ्लू के मामले से निपटने के लिए दिल्ली के हर जिले में सर्विलेंस टीम बना दी है। साथ ही पशु कल्याण अधिकारी सभी पक्षी मार्केटों में निगरानी रख रहे हैं। दिल्ली में बर्ड फ्लू से जुड़े किसी भी तरह की जानकारी या शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 011-2389-0318 शुरू किया गया है। ये 24 घंटे 7 दिन काम करेगा। दिल्ली में गाजीपुर मुर्गा मंडी के साथ ही 4 पार्क भी बंद कर दिए गए हैं, जिसमें संजय झील, हस्ताल पार्क, हौज खास पार्क और जसोला का जिला पार्क। इस वायरस से बचने के लिए हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। बता दें कि संक्रमित पक्षी करीब 10 दिनों तक मल या लार के जरिए वायरस रिलीज कर सकता है। साथ ही संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें और ओपन एयर मार्केट में जाने से बचें। हमारे देश की महिला ने आज दिखा दिया कि वह किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है, जिसका ताजा उदाहरण एयर इंडिया के महिला पायलटों ने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भर के दिया है। आपको बता दें कि एयर इंडिया के महिला पायलटों ने 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की है। बता दें कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से उड़ान भरने के बाद ये टीम नॉर्थ पोल से होते हुए बेंगलुरु पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार इस उड़ान का नेतृत्व कैप्टन जोया अग्रवाल ने किया। साथ ही को पायलट के तौर पर जोया के साथ कैप्टन पापागिरी तन्मयी, कैप्टन शिवानी और कैप्टन आकांक्षा सोनवरे थी। इस कामयाबी पर एयर इंडिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि वेलकम होम, हमें आप सब महिला पायलटों पर गर्व है। साथ ही हम इस फ्लाइट के पैसेंजर्स को भी बधाई देते हैं जो इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बने। इससे पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी ट्वीट करके कहा कि कॉकपिट में पेशेवर, टैलेंटेड और कॉन्फिडेंट महिला पायलटों ने एयर इंडिया के विमान से सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी है। वे नॉर्थ पोल से गुजरेंगी। हमारी नारी शक्ति ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी यह दूरी तय की गई थी, मगर ये पहली बार है जब पूरी टीम में महिलाएं ही थी। आपको बता दें कि एयर इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि उत्तरी ध्रुव में उड़ान भरना बेहद चुनौतीपूर्ण है और एयरलाइंस कंपनियां इस मार्ग पर अपने सर्वश्रेष्ठ और अनुभवी पायलटों को ही भेजती है। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा मानना ये है कि राष्ट्र जो प्रथम बनेगा वो यहाँ के जो राष्ट्र के रहने वाले लोग हैं उन्हीं से बनेगा। और अगर हम में राष्ट्रीयता की भावना नहीं है तो ये कभी भी ये अचीवमेंट आपको कभी भी नहीं हो पाएगी। सबसे पहले हमारे लिए एज इंडिविजुअल्स, प्रत्येक भारतीय के लिए सबसे पहले राष्ट्र होना चाहिए। आज़ादी से लेकर अब तक भारत ने काफ़ी विकास किया है, लेकिन भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपकी क्या सोच है? देखिए, भारत विश्व गुरु बने ये तो सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं। और भारत ने विकास भी बहुत करा है। अंग्रेज़ों के जाने के बाद भारत को 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद हाँ कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन हाँ विकास लगातार हो रहा है। और विकास ज़रूरी भी है। और विकास मेरे मानने से तब होता है जब हम जो कार्य के लिए हम आए हैं इस दुनिया में, या जो कार्य हमारे को सुपुर्द किया गया है, उस कार्य को हम भली भांति निभाएं। तो दायित्व को आगे रखें, तभी इस देश का
भला हो सकेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं? जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र प्रथम बनाने में वे अपना क्या योगदान दें? मैं तो ये चाहता हूं कि सबसे पहले तो नेशन बिल्डिंग में कोई ना कोई एजुकेशनल पैटर्न में कोई चेंज लाना चाहिए, जिसमें कि देश के बारे में बच्चों को बताया जाए और देश हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सर्वप्रिय है, ऐसा कोई ना कोई एजुकेशन सिस्टम में इनबिल्ट होना चाहिए। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नया एफर्ट शुरू हुआ है, मेक इन इंडिया। अगर आप देखें तो पिछले 20 साल में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इतनी कम हो गई और हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बंद करते चले गए और चाइना से जाके इंपोर्ट कर रहे हैं सामान। तो ये जो सिस्टम है ये हमें खत्म करना पड़ेगा। किसी भी देश की फाइनेंशियल रीढ़ की हड्डी मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो आपका देश प्रगति कभी भी नहीं। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्र बढ़िया बनेगा तो हम भी बढ़िया रहेंगे, राष्ट्र खुशहाल रहेगा तो हम खुशहाल रहेंगे, राष्ट्र तरक्की करेगा तो हम भी तरक्की करेंगे, हम तरक्की करेंगे तो हमारा परिवार भी तरक्की करेगा। अगर राष्ट्र ऊंचा उठेगा तो ही विश्वगुरु भारत बन सकता है और इसमें सभी नागरिकों की भूमिका तो रहेगी। इसके अलावा भूमिका हमारे राजनीतिक लोगों की रहेगी, जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनकी रहेगी, कि वो अपना स्वार्थ त्याग करके जब वो ये सोचेंगे कि हमें देश के लिए करना है, अगर वो देश के लिए करने में लग जाएंगे तो विश्वगुरु बनने से हमको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैं व्यापारी वर्ग से संबंधित हूँ और खासकर एमएसएमई जो उद्योग है उससे संबंधित हूँ, और एमएसएमई उद्योग जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जीडीपी में रहता है, केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो। एमएसएमई को जितना बढ़ावा केंद्र सरकार या राज्य सरकार देंगी, मैं ये चाहूँगा एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन कि एमएसएमई सेक्टर को और अधिक से अधिक बढ़ावा दें। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार बनाने में कितना बाधक है? इस पे काफ़ी अंकुश लगा है पिछले सालों में, पिछले विशेषकर 4-5 सालों में 6 सालों में इस पे काफ़ी अंकुश लगा है। तो अभी तो मुझे लगता है कि काफ़ी लगाम लगा हुआ, और ये एक मेन कड़ी है राष्ट्र निर्माण के लिए। अगर हम भ्रष्टाचार पे ही अगर अंकुश लगा लेंगे या उस पर कोमा लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, तो हमारा देश बहुत तेजी से बढ़ेगा और विश्वगुरु भी बन सकता है। ये एक मेन कड़ी है। 45 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान सरकार द्वारा पारित नए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं और इस बीच सरकार और किसानों के बीच कई बार वार्ता भी हो चुकी है, पर अब तक की सारी वार्ता बेनतीजा साबित हुई और अब अगली वार्ता 15 जनवरी को होगी। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने सिंघू बॉर्डर पर जाकर किसान आंदोलन का जायजा लिया और इस आंदोलन के बीच सबका ध्यान एक बच्चे ने खींचा, जिसने अपने भाषण से बड़े बड़े नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲਗਵਾਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲਗਵਾਏ ਨੇ। ਦੇਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਵੇ। मैं आपको सिंधु बॉर्डर से अभी दिखा रहा हूँ, किसान आंदोलन का यह नज़ारा है। हजारों हजार किसान सिंधु बॉर्डर स्थित अपने धरना स्थल पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। और मैं आपको बताते चलूँ, किसानों की मांगों पर कोई तरह का विचार भारत सरकार किसी मंत्रालय ने नहीं किया है और वार्तालाप की तारीख 15 तारीख को रखी गई है। 15 तारीख को किसानों के साथ भारत सरकार की वार्ता होगी और उस दिन ही यह निश्चय हो पाएगा
कि आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा। किसान आंदोलन में शामिल होने आए सिख लोग जुटे हैं और ये किसान हैं, तो आप लोग किसान आंदोलन में आए हैं। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ 24 घंटे आंदोलन में शामिल सहारे लगती है। जो भी आते हैं, खेत ना रहे, किसान ना रहे, जमीन ना रहे, फसल ना रही, पूरी व्यवस्था परसों में आपको दिखाया। ये देखिए सबों की यहाँ पे स्वागत है और देखिए मैं दिखा रहा हूँ कितनी व्यवस्था यहाँ बढ़िया है। ये लोग सोते भी नहीं है। मैंने परसों भी आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था। आप तो कई दिनों से किसान आंदोलन में प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? लंगर की सेवा कर रहे हैं, जो अपने सारे आदमी खाने दी चाय दी सारी सेवा चल रही है। अपना अपने आगे आगे जाओगे 5-10 साल लग जाएंगे। किसान आंदोलन के बारे में आंदोलन एकता जिंदाबाद। देखिए सिंधु बॉर्डर करने जा रहा है यहाँ, सबों का स्वागत है। भंडारा से लेकर दवाई की व्यवस्था, मैं आपको अब दवाई के स्टॉल पर ले चलता हूँ। दोनों पति पत्नी हैं, सारे किसानों को जो भी आते हैं उनको दवाइयाँ मुहैया कराना, ब्लड प्रेशर चेक करना और भी बहुत सारे काम ये दोनों पति पत्नी कर रहे हैं। पंजाब से आए हुए हैं, किसी को मना नहीं करते, जो भी आते हैं उन्हें दवाइयाँ देते और उनकी समस्या को ये हल करती। इन्होंने बताया हमें कि 24 घंटे हम लोग यहाँ रह करके आम किसान ही नहीं जो भी हमारे पास आए उनका सेवा करूँगा। तो डॉक्टर साहब अपना नाम बताइए एक बार। भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी कितने दिनों से आप सेवा रहते हैं? 10 दिन से। हाँ जी। और आपकी पत्नी भी सेवा में जुटी हुई है, इनका शुभ नाम? सिमरनजीत कौर। अच्छा, तो आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? किसान आंदोलन खत्म होना चाहिए ना? महसूस तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਕਦੀ नहीं है, मतलब वापस लाए बना नहीं जाएंगे। कितने लोग रोज आते हैं आपके पास? सुनने में आया कि आसपास के गांवों के लोग भी आ रहे हैं और उनका आप लोग इलाज कर रहे हैं। बहुत ही काबिल तारीफ काम है आपका। दैनिक इंडिया दर्पण परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। शनिवार को एक दुखद खबर सामने आई, जिसके अंतर्गत इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने की तुरंत बाद श्रीविजय एयरलाइंस का विमान लापता हो गया। इस विमान में 62 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि विमान क्रैश हो गया था। जानकारी के अनुसार जहां ये विमान क्रैश हुआ वहां से इंसान के अंग मिले हैं। इस घटना पर इंडोनेशिया के परिवहन मंत्री बुदी क्रिया स्मादी ने बताया कि बड़े पैमाने पर यात्रियों की तलाश की जा रही है। तो वहीं एयरलाइंस ने बताया कि विमान जकार्ता से पोंटियानक जा रहा था, जो कि इंडोनेशिया के बोर्निया द्वीप स्थित पश्चिम कालीमंतन प्रांत की राजधानी है। आपको बता दें कि विमान में 50 यात्रियों के अलावा चालक दल के 12 सदस्य सवार थे। ये सभी इंडोनेशिया के नागरिक हैं। बताया जा रहा है कि विमान उड़ान भरने के 4 मिनट बाद ही 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गया था, जिसके बाद इस विमान ने सिग्नल खो दिया। स्थानीय मीडिया ने बताया कि थाईलैंड द्वीप समूह में मछुआरों को शनिवार की दोपहर धातु के कुछ टुकड़े तैरते दिखाई दिए, जिनके बारे में माना जा रहा है कि विमान के हिस्से हो सकते हैं। जिसके बाद राष्ट्रीय खोज एवं बचाव एजेंसी के उप प्रमुख ने कहा है कि बचाव दल ने मछुआरों से विमान के मलबे जैसे टुकड़े इकट्ठा किए हैं, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा समिति को सौंपा गया है। इस दौरान जांच टीम को 2 बैग भी मिले हैं जो विमान से जुड़े हुए हैं। जांच टीम विमान के ब्लैक बॉक्स की खोज में लगी है ताकि पता लगाया जा सके कि विमान के क्रैश का क्या कारण था। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि भारत इस दुख की घड़ी में इंडोनेशिया के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, इंडोनेशिया में दुर्भाग्यपूर्ण विमान दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में भारत इंडोनेशिया के साथ खड़ा है। नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के कारण उन्होंने आज करोलबाग में दिल्ली सरकार और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया
और हड़ताल पर चले गए। इन कर्मचारियों ने नगर निगम की भाजपा पार्टी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और करोलबाग जोन के वार्ड समिति के चेयरमैन तेजराम फोर के खिलाफ भी नारेबाजी की और जुलूस निकाला। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम दिल्ली सरकार से निगम के 13,000 करोड़ बकाये की मांग कर रही है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बाहर कई दिनों तक धरना प्रदर्शन भी किया। और पिछले दिनों दिल्ली में भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने सभी बूथों पर दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि भाजपा ने पिछले 15 साल में कई घोटाले किए हैं। अभी मैं दिल्ली नगर निगम के करोलबाग जोन कार्यालय के समीप हूँ। अपनी वेतन की मांग को लेकर के कर्मचारियों ने यहाँ हड़ताल कर रखा है। पूरी तरह से करोलबाग जोन एमसीडी की जो ऑफिस है दिल्ली नगर निगम का अभिन्न अंग है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का यह जोनल कार्यालय आज से इसके सभी कर्मचारी हड़ताल पे चले गए हैं। ये देखिए हमारे साथ बहुत सारे अभी कर्मचारी लोग हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के करोलबाग जोन के। भाई साहब आपका शुभ नाम? श्रीनिवास जी, क्यों हड़ताल पे हैं आप लोग? तनख्वाह की वजह से ही है, सैलरी नहीं मिल रही 5 महीने से। तो अभी हड़ताल और लंबी की चाहिए क्या? देखिए जब तक नहीं मिलेगी ऐसे ही चलता रहेगा। आप कितने दिनों से आपको पेमेंट नहीं मिली? जी 5 महीने से सैलरी नहीं मिली, जिससे बहुत ही आर्थिक परेशानियां हो रही है। तो विजय जी आप भी हड़ताल पे हैं? हाँ जी। ये देखिए मेरे साथ कुछ महिला कर्मचारी भी हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ। अगली मेरा नाम है, मैं इनकी मिसिस हूँ। हाँ। 4 महीने से तनख्वाह नहीं हो रही, बहुत परेशानी हो रही है, किसी चीज़ की कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये कर्मचारी काफ़ी परेशान है। इन्होंने दिल्ली नगर निगम के मुख्य आयुक्त से भी गुहार लगाई है कि इन्हें तुरंत वेतन मुहैया कराई जाए। मैं अभी करोलबाग जोन के कार्यालय के बाहर हूँ। आज कार्यालय पूरी तरह से बंद है। देखिए यह कार्यालय का नज़ारा है, गेट बंद है पूरी तरीके से और कर्मचारी जो आंदोलन में शामिल हैं वो सभी गेट पे इकट्ठे हैं और अपनी वेतन की मांग को लेकर के आपस में भी गहन विचार विमर्श कर रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम से मिहिर कुमार झा की रिपोर्ट। देश के दूसरे प्रधानमंत्री और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री की आज पुण्यतिथि है। आज के दिन 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। अपनी साफ सुथरी छवि और सादगी के लिए प्रसिद्ध शास्त्री ने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। वे करीब 18 महीने तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके नेतृत्व में भारत ने 1965 की जंग में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। देश के कई नेताओं ने लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम लाल बहादुर शास्त्री को शत शत नमन करती है। जय जवान जय किसान। मैं आपको दिल्ली शहर के आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे से दिखा रहा हूँ। देखिए कितनी ठंड पड़ रही है आजकल दिल्ली में। सभी लोग परेशान हैं और अभी तक अंधेरा छाया हुआ है। आपको मैं बता दूँ 6:40 अभी हो रहे हैं। देखिए जिन्हें काम पे जाना है वो लोग खड़े हैं, वाहनों का इंतज़ार कर रहे हैं और अपने गंतव्य तक जाएंगे। चूँकि आज सोमवार है, सभी कार्यालय खुली हुई है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, सबको अपने काम में जाना है। देखिए स्पष्ट दिखा रहा हूँ, इतनी अंधेरा है कि लाइट अभी तक जल रही है और लोग लाइट में ही एक दूसरे को देख पा रहे हैं। और देखिए मैं यहाँ अभी एक हॉकर हैं अखबार के, जो रोज़ आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे में अखबार बेचते हैं। देखिए उनका चेहरा भी ठीक से नहीं दिख पा रहा है, फिर भी देखिए ये अखबार बेचते हैं, हॉकर है। तो आपका शुभ नाम अंकल जी? अशोक रस्तोगी। तो रस्तोगी जी कैसा मौसम चल रहा है आजकल? मौसम तो बहुत चल रही है, ठंड बहुत है और अंधेरा भी रहता है सुबह तक। हाँ अंधेरा तो 7 बजे तक ले रह जाती है। कितने वर्षों में ऐसा मौसम आपने देखा है? ये तो हम समझ रहे कि कम से कम 10-15 साल के बाद ही तो ऐसा मौसम आई है। इनका साफ तौर पे कहना है कि 10-15 साल के बाद दिल्ली में ऐसे मौसम देखने को मिल रहा है। और आइए हम बात करते हैं, कुछ रोजाना चलने वाले लोग भी हैं हमारे साथ में। भाई साहब आप तो कार्यालय जा रहे होंगे, 2-3 दिनों से काफ़ी ठंड पड़ रही है दिल्ली में, अंधेरा रह रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ठंड तो है ही,
महसूस तो ठंड तो लगी रही है बड़े साहब। ये कितने दिनों पर ऐसी ठंड देखा आपने दिल्ली में? दिल्ली में तो हर साल चलता रहता है ऐसा मौसम, हल्का मारा थोड़ा बहुत कम, कभी तो ज़्यादा चलता रहता है। ऐसी ठंड का बारो बस रहनी चाहिए। ये कभी किसी मौसम में जाती है, नहीं कि दिल्ली में इतनी ठंड नहीं पड़ती। आज बस आ गई। देखिए इनकी बस आ गई और ये अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहा है। चूँकि इन्हें अपने कार्य पे जाना है। देखिए जो कामकाजी लोग हैं वो ठंड की परवाह किए बगैर अपने प्रतिदिन के दैनिक कार्य को निपटाने के लिए अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। कई छात्र हैं जो पढ़ाई के लिए भी जाते हैं। अब ज़रा गौर से देखिए दिल्ली में ठंड का कहर और मौसम की अद्भुत यह नज़ारा देखने को मिल रहा है। ठंड कैसी पड़ रही है? ठीक ज़्यादा पड़ रही है। अच्छा, अंधेरा काफ़ी रहता है। हाँ। ये ऑटो चालक भी बता रहे हैं। मैं आपको यह आदर्श नगर से दिखा रहा हूँ यह नज़ारा। थोड़ा इनसे ही बात करते हैं, 1 मिनट। आपका शुभ नाम? सुबोध पल्ली। तो सुबोध जी कैसा ठंड है दिल्ली का इस टाइम? शायद में सही अभी ठंड है। मज़ा आ रहा है इस ठंड में? ठंड में तो मज़े आ रहा है इस टाइम। इनका कहना है ठंड का एंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं और इन्हें मज़ा आ रहा है ठंडे में। काफ़ी दिनों बाद दिल्ली में ऐसी ठंड देखने को मिली है। पिछले 8 दिनों से कड़ाके की ठंड के बाद आज खिलखिलाती हुई धूप ने आम जनों को राहत की सांस लेने दी है और लोग धूप का आनंद ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ पंडित पंत मार्ग से काफ़ी अच्छी गुनगुनी धूप निकली है। मैं मिहिर कुमार झा, राष्ट्र प्रथम के लिए। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली के दिल की धड़कन कनॉट प्लेस में अवस्थित प्राचीन हनुमान मंदिर का दर्शन मैं आप सबों को करा रहा हूँ। हनुमान जी की लीला अपरंपार है। ये स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू हनुमत स्वामी जी हैं। इनके दरबार में जो भी आते हैं उनको मुंह मांगे भर मिलता है और खुशी खुशी आते हैं और झोलियाँ भर के यहाँ से जाते हैं। मैं अभी आपको हनुमान जी के विषय में कुछ अद्भुत जानकारियाँ दूंगा जो आपको शायद नहीं भी पता होगा, तो पता कर लीजिए। मैं स्वामी जी, आपका शुभ नाम? ललित पांडे। अच्छा ललित पांडे साहब, आप तो काफ़ी दिनों से हनुमंत लाल जी की सेवा में हैं, तो थोड़ा बताइए इस मंदिर की स्थापना कब हुई, स्वयंभू हैं, क्या विशेषताएं हैं? थोड़ा पांडव कालीन हनुमान जी है। ये महाराज जयसिंह ने इसका छोटा सा भवन बनाया था जो अब विस्तार किए गए हैं इसको। अब ये जो है ये स्वयं प्रकट हनुमान जी हैं, इसका स्थापना नहीं है। तो कितने 100 साल होंगे इनके? इसको तो करीब करीब पांडव कालीन तो ये लगाइए अब लगभग 500 से ऊपर ही हो गया बस। दिल्ली ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ आते हैं, तो इनकी विशेषताएं पर थोड़ा प्रकाश डालिए महाराज। विशेषता ये है जी यहाँ चलिया के नाम से जाने जाते हैं। चलिया करने पर 40 दिन का तो उससे मन्नत पूरे होते हैं। तो कैसे किया जाता है? 40 दिन आके रोजाना आना है, यहाँ भवन में मत्था टेकना है। जब पहले दिन आप प्रसाद चढ़ाएंगे तो 40 दिन चढ़ाना पड़ेगा। माला अर्पित करेंगे तो माला 40 दिन आपको चढ़ाना पड़ेगा। नहीं वैसे प्रदक्षिणा ही करके चले जाएंगे तो वो भी चलेगा। इससे मन्नत पूरे होते हैं। तो महाराज जी मंदिर में तो हमेशा यज्ञ और भंडारा अखंड कीर्तन का आयोजन होते रहता है, तो सबसे ज़्यादा पूजन का कब समय होता है इनका? इनका सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है, कौन सा महीना? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जो आरती होती है मंगला आरती, वो पूजा फलदायक होता है सबसे विशेष। तो सुबह मंगला आरती की पूजा बहुत अधिक फलदायक होती है। आप लोग इस बात को जानिए और घर में पूजन भी कीजिए। तो धन्यवाद आपका पांडे जी। प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस पहुँचिए। मंगलवार, शनिवार या किसी भी दिन आप बालाजी सरकार का दर्शन कीजिए। मुंह मांगे भर यहाँ मिलेगा। आप खुशी खुशी आएंगे और झोलियाँ भर के ले जाएंगे। प्रेम से बोलिए सीताराम जी।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम